तो यहां से हमारा स्टार्ट करना था भार्गव वास्त्र। ठीक है। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड इस इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। ठीक है। टू काउंटर स्वान ड्रोन थ्रेट। अभी ड्रोन थ्रेट के लिए है। ठीक है। तो अब तो एग्जाम हो, मतलब अब पेपर तो बन चुका, सेट हो चुका, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी कल इंडिया ने टेस्ट किया है, कल या परसों जो टेस्ट किया है, लेजर वेपन जो है। ठीक है। और बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या हो गया? क्लास में कोई कमेंट कर रहा है क्या? व्हाट हैपेंड? क्या मैंने कुछ? एक मिनट, क्या हो गया? क्या हंगामा चल रहा है? अरे पता नहीं, चलिए। तो ये बेसिकली क्या है? देखो, अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि अब हमारा जो सिनेरियो है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो, टॉप ऑर्डर भी बदल रहा है। और जो वॉर का जो टेक्निक है वो भी बदल गया है। आर्म टू आर्म जो कॉम्बैट फाइटिंग थी, अब वो तो बीते दिनों की बात हो गई। अब ये जो आया है बेसिकली एक नया चैलेंजिंग है ड्रोन के थ्रू, कि भाई आप ड्रोन भेज के ही आप क्या करोगे? कहीं पर अटैक कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। इससे भी ज्यादा ज्यादा कैपेबल और डिस्ट्रॉइंग जो फोर्स है वो है आपका साइबर अटैक। ठीक है। तो ये नाम याद रखना, ये नाम आपको पीसीएस में काम आएगा। ठीक है। बहुत सारे 1000 या 500 ड्रोन्स एक बार में अटैक कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर तो स्वान ड्रोन जो थ्रेट है, यानी एक पूरा कलेक्टिव उसको ड्रोन को रोकने के लिए है ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। अब एक मैं पाकिस्तानी टीवी देख रहा था, न्यूज चैनल, उसमें बता दिया क्या यार, S-400 से क्यों नहीं मार देते? S-400 कन्वेंशनल वॉर के लिए है, ठीक है, ड्रोन के लिए नहीं है वो। ठीक है, चलो। सो पर्पस क्या है? इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज मल्टीपल अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल होता है, यूएवी जो होता है बिना पायलट वाला, ऑपरेटिंग एज अ कोऑर्डिनेटर स्वाम। ठीक है। तो ट्रैक करने के लिए भी, डिटेक्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है। अभी पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा, ड्रोन को लेकर, ड्रोन से ही हथियार जो आर्म्स है वो ड्रॉप किया गया था, आर्म्स ड्रॉप हुआ। ना आपका ये नार्को की अगर हम बात करें, अफीम वगैरह जो भी है, ये सब भी वहां पे ड्रॉप कर दिया जाता है। इधर वाले इधर उठा लेते हैं, थ्रेट तो, जान जाने का खतरा कम हो गया है ना। तो स्मगलिंग ऐसे हो रही है। इन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत कैपेबल भी है और कारगर भी है। ठीक है। तो छोटा सा जो ड्रोन को 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी से ये आइडेंटिफाई कर लेगा। इट कैन डिटेक्ट स्मॉल ड्रोन एट डिस्टेंस एक्साइटिंग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर तक ये इजिली, 6 किलोमीटर पहले से ही पकड़ लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि कोई ड्रोन आ रहा है, छोटा से छोटा भी हो। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, एक पक्षी वाला था गरुड़, कौन सा फिल्म था, उड़ी, है ना, काइंड ऑफ। नहीं, उसके तरह नहीं दिखता ये, बट ये है। ठीक है। तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये इट कैन बी माउंटेड ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर इजी मूवमेंट। आप इसको, मोबाइल का मतलब क्या हो गया, इसको ऑपरेट कहीं से भी, यानी आप ये देखो, मोबाइल का मतलब हुआ कि एक लॉरी है, लॉरी में आपने डाल दिया, हिट किया, वापस गए, फिर 2 किलोमीटर आगे, फिर यहां से हिट किया, फिर वापस आए, कहीं से भी आप कर सकते हैं इसको। तो दुश्मन को भी पता लगाने में कि भाई किस जगह से फायरिंग आ रही है, शेलिंग हो रही है, ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। मल्टीपल टारगेट्स एंगेजमेंट, ये खासियत है कि एट अ टाइम ये 64 अपने जो टारगेट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। साइमल्टेनियसली डिटेक्ट, ट्रैक एंड
इंगेज अप टू 64 टारगेट्स एक साथ। तो जल्दी से बताओ यार, वो टैंक वैंक के लिए किसी, एक उसका नाम था, मिसबा फातिमा जी, जल्दी से बताओ वो टैंक को, या एक रॉकेट लॉन्चर का नाम है जिसका अपग्रेड वर्जन मैंने करा भी रखा है आप लोगों को, जल्दी से नाम बताओ, क्या नाम है उसका। 10 सेकंड में उसका एक फायर हो जाता है, जल्दी से नाम बताओ। ये करंट अफेयर में करवा रखा है, सुबो एंड राज, गुलाब शाह जी, जल्दी बताओ। आकाश, नाम याद आया। इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग पावर। क्लियर है। चलो, तो आकाश 2 का भी इनॉग्रेट उसको कर दिया गया है भाई, जल्दी जल्दी, कैपेबल है ये। ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग पावर को भी थोड़ा ये करो, और ये रिकॉर्डिंग पावर कब आएगा, जब आप उस, जो टाइम आपका बहुत कम बचेगा और आप यूट्यूब पे देख सकते हो। सैम नहीं, आकाश, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका, आकाश 2 अब आ गया है। ठीक है, ये भी क्लास में करवा रखा है भाई, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, गाइडेड होगा, माइक्रो म्यूटेशन दैट एक्यूरेटली टारगेट एंड डिस्ट्रॉय थ्रेट, मतलब एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आता है ये, बिना मारे छोड़ेगा नहीं, है ना, ऐसा कुछ। चलो, टीसीएस के लिए ये हो सकता है, बट मुझे लगता है क्योंकि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंडक्ट किया गया है, तो यूपीएससी के लिए, एज वेल एज पीसीएस तो है ही, बट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। हाँ, 25 किलोमीटर तक अब उसका रेंज हो गया है उसका, हाँ। बट अब उस, नहीं नहीं, 25 नहीं, 60 किलोमीटर तक अब रेंज उसका एक्सीड कर गया है। 25 तो पुरानी वाली थी भाई, अब वो 60 किलोमीटर हो गया है, एक बार देख लेना। ठीक है। आकाश 2, आकाश सेकंड। हम्म। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब मैं जब प्रिपरेशन के दौर में था, तो मुझे इसके एक एक स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होता, मतलब एक था अंदर कि भाई हर चीज जानना है इसके बारे में, जो इंटरेस्ट, जो यूपीएससी नहीं पूछेगा या पीसीएस नहीं पूछेगा फिर भी पढ़ना है। एक था, एक मिसाइल के बारे में, और दूसरा था आपका आईआर। ठीक है। हम्म। जी सीरियसली, ये कीड़ा अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी बन जाता है, पिनाका देखो, है ना, मल्टी रॉकेट लॉन्चर। चलो, तो ये नाम याद रखिएगा। ये पीसीएस 100% चांसेस है, यूपीएससी में थोड़ा सा चांसेस कम है, थोड़ा कम इसलिए कि फिर भी चांसेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर है थोड़ा सा, इसीलिए कि उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रलय मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रलय मिसाइल एंड पिनाका रॉकेट, पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस में, हमारे रिपब्लिक डे में परेड में इसको इंडक्ट कर लिया गया। ठीक है, रिसेंट अपडेट यही था। ठीक है, प्रलय, तो प्रलय मिसाइल के बारे में क्या है, डीआरडीओ ने डेवलप किया, ऑब्वियस है यार इंडिया में डीआरडीओ ही करेगा। काम की चीज क्या है, सतह से सतह, यानी सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है, ये सरफेस टू एयर, ये यानी कोई एयर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको मार गिराने के लिए अलग है मिसाइल, ये मिसाइल इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एसआरबीएम है ये, छोटी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, एसआरबीएम है। रेंज 150 से 500 किलोमीटर के लिए है। मोबाइल लॉन्चर, मोबाइल लॉन्चर अभी बताया मैंने कि आप ट्रक में डालो और उसको कहीं से भी लॉन्च कर दो। ठीक है, पिनाका। अच्छा, ये हो गया। गाइडेंस सिस्टम क्या होगा इसका, ये ठीक है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा होगा, इंटीग्रेटेड एवोनिक्स फॉर हाई एक्यूरेसी के लिए लगाया गया। ठीक है, चलो, एवोनिक्स क्या है, इंटीग्रेटेड एवोनिक्स, एवोनिक्स का मतलब होता है उसमें मल्टीपल चीजें इंटीग्रेटेड होती है, कैमरा भी होगा, रडार भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी।
ठीक है, चलो। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए अब जितने भी एरोप्लेन वगैरह में भी लगा होता है भाई, सटीक आपको अगर अटैक करना है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब आ जाओ पिनाका के बारे में। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है भाई? इट्स अ लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यानी आप ऐसे देखोगे ट्रक के ऊपर में ऐसे माउंट रहेगा ये, ऐसे से होल बने रहेंगे, बस जहाँ नहाए फायर हो गया तो एक बार में खटखट यू नो चलना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार देखा होगा आप लोगों ने। 75 किलोमीटर की अपने टारगेट को ये हिट कर लेगा, कैपेबल है ये। और अलग अलग वेरिएंट में आता है, मल्टीपल वर्जन विद डिफरेंट पेलोड्स, फायर पावर एंड रेंज कैपेबिलिटीज। तो कोई फिक्स नहीं है, वेरिएंट अलग अलग है इसके। फायर पावर कोई जो रॉकेट का जो ये है फायर पावर ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उसमें बारूद ज्यादा होगा, गन पाउडर ज्यादा होगा, या फिर उसका जो डिस्ट्रॉय कवर एरिया होगा वो ज्यादा होगा, रेंज ज्यादा होगा, 100 किलोमीटर तक, 125 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है? चलो, प्रलय मिसाइल इसके बारे में ठीक है, पीसीएस के लिए कर लेना, आईएएस के लिए छोड़ देना। अब ये तो नहीं पूछेगा, चांसेस नहीं के बराबर है, बट पढ़ा दे रहा हूं कि डाउट जरूर थोड़ा सा। चलो, एक नाउ कम टू द, एक नया है यूरोड्रोन। ये क्या है भाई? चलो, नाम क्या है? यूरो और ड्रोन दोनों एक साथ है। तो इंडिया हैज ज्वाइन द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। भारत ने क्या किया अभी, यूरोड्रोन जो कार्यक्रम है उसका, उस प्रोग्राम का में ऑब्जर्वर के मेंबर के रूप में इसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, अच्छी बात है, ज्वाइन कर लिया। यूरोड्रोन का मतलब क्या है? पहले तो ये समझ लो, यूरोड्रोन एक क्लब मेंबर में आप समझ लो, उस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। अ ट्विन टर्बो प्रॉप मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल, फुल फॉर्म इसका यही होगा। काम की चीज क्या है? इट्स अ मीडियम, मीडियम एल्टीट्यूड का है ये। तो एम से याद रखना मीडियम, ये काम की चीज। हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं है, पहले समझ लेना। मिसबा हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं, मीडियम के लिए है ये। इंटेलिजेंस सर्विलांस है टारगेट, ठीक है, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, ठीक है। फुल फॉर्म इसका ये हो गया यूरोड्रोन, ठीक है। इसको मेल भी कह रहे हैं। चलो, पर्पस क्या है इसका? डिजाइन किया गया लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलांस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है, ये सब चीजों के लिए है ये। मेरीटाइम सर्विलांस के लिए, मल्टीपल यूजेस हैं इसके। तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, मल्टी कोई भी अगर ड्रोन की बात हो रही है तो उसको हम भाई, इट्स अप टू मी कि मेरे पास ड्रोन है तो मैं, मुझे अगर मेरा पर्सनल ड्रोन है तो मैं शादी का कैमरा उसमें शूट करूं, या फिर उसको डिलीवरी के लिए तरह यूज करूं, वट एवर, इट्स अप टू मी, है ना। चलो, तो ये ऑटोमेटिक, ये जो ड्रोन का पर्पस है ये, चूंकि इंडिविजुअल नहीं है तो ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होगा। इस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जो क्लब में शामिल होने वाले कौन कौन से कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। इंडिया अभी तक नहीं है, बट पार्टिसिपेट जरूर किया है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, लेड बाय यूएन का ही है, OCCAR, ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन। क्लियर? चलो, यूरोडोन हो गया हमारा। यूरोप वाला ही कंट्री, देखो यूरोप के सारे कंट्री आ गए ना, सारे कंट्री का मतलब जो प्रोमिनेंट है ना? अब यूक्रेन मत करने लगना, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में नहीं पूछेगा ये, ठीक है। और ये पूछेगा भी यूपीएससी, तो दो चीजें पूछ सकता है, एक ऑब्जर्वर जिसमें कह देगा कि इंडिया भी अभी 5th मेंबर हो गया है, आप वहीं पे बोल्ड हो जाओगे। या कहेगा यार ये टर्बो प्रॉप जो है ये हाई एल्टीट्यूड के लिए, हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं है, इट्स अ मीडियम एल्टीट्यूड के लिए ये। क्लियर है? चलो, कौन कौन सी कंट्री है? ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। चलो, संजय सिस्टम, वेरी गुड। संजय सिस्टम ये क्या है भाई?
युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए एक बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम जो है BSS, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया। संजय, संजय क्या है? इट्स अ एडवांस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है ये। ठीक है, युद्ध क्षेत्र का निगरानी प्रणाली कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसको देखने के लिए है। ठीक है, IAS के लिए इंपॉर्टेंट प्लस PCS के लिए ऑल्सो इंपॉर्टेंट। PCS में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये जो सिस्टम है ये है क्या, संजय सिस्टम, बस ये देख लेना है। ठीक है, इंडियन आर्मी यूज कर रही है, बस इसको बेसिकली इनहांस, ये क्या करेगा, ये जो सिस्टम है इट्स इनहांस द इंडियन आर्मी सर्विलांस एंड, इसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको थोड़ा सा इनहांस करेगा। ठीक है, क्षमताओं को ये करेगा, रिकॉग्निशन देगा, ठीक है, पहचान वगैरह करेगा। ठीक है, डेवलप करने वाली वही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। अच्छा, इसको, इस सिस्टम को आत्मनिर्भर भारत जो है जॉइंटली डेवलप बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अंडर आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसको बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंटली इसको बनाया गया, डेवलप किया गया मतलब। ठीक है, कि आत्मनिर्भर से क्या हो रहा है, कुछ बन भी रहा है कि नहीं, है ना, क्लियर है। चलो, मेन फीचर क्या होगा इसका, क्रिएट जो यूनिफाइड जो बैटलफील्ड सर्विलांस है। ठीक है, पिक्चर लेगा, आर्मी डेटा नेटवर्क है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, ये सब करना है इसका काम। ठीक है, तो ये सब करने की, और रियल टाइम उसको बिना किसी ऑब्स्टेकल के आपस में सबको जोड़ देगा और फिर सर्विलांस करेगा। ये सब चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, जो काम की चीजें थी मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, अब ये ओनली फॉर PCS के लिए कर लो यार, बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है इसमें। सूर्य किरण ये कई बार मल्टीपल टाइम्स ये हो रहा है, और PCS कम से कम मल्टीपल टाइम्स इसको पूछ चुका है। बाय द वे, ऐसा मुझे कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कुछ राज एंड सुबो जो है अब PCS ओरिएंटेड क्लास भी लेंगे, यू नो, मेंस के लिए, ऐसा कुछ, या प्री के लिए। चलो, मजाक था, लेकिन निशाना कहीं और था, है ना। चलो, सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच में हो रहा है। ठीक है, 9 देशों की ये सब, ये होगा आपका एक्सरसाइज में, इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो है शामिल होगी। फ्रांस जो मलक्का, सुंडा और लोबोरिक, लोबो, लोम्बो सॉरी, मलक्का, सुंडा एंड लोबो, ये क्या है पहले ये समझ लो। इट्स अ स्ट्रेट है ये, 3 नाम याद रख लेना। या कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से कंट्री के बॉर्डर शेयरिंग हो रहा है, ये देख लो थोड़ा सा अलग से। इंडिया पार्टिसिपेट करो, ऑब्वियसली सूर्य किरण है तो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो, कौन कौन सी कंट्री है वो करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे टाइम के लिए है बेसिकली, इनहांस मेरे टाइम सिचुएशनल जो अवेयरनेस के लिए है, सर्विलांस करने के लिए। चाइना इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जहां पे ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा होगा, USA होगा, वहां चाइना नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, चलो, अब इन्वायरमेंट पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एनवायरनमेंट में वापस चलते हैं हम अपने शॉर्ट जो न्यूज़ है। न्यूज़ इन शॉर्ट, डरने की जरूरत नहीं है, बस इसका साइज बड़ा किया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अच्छा, अभी ये जो मैं टॉपिक छोड़ दे रहा हूँ, इसके आप PYQ जो MCQs है इसको कर लेना। ये बात मैं सब बताना भूल गया था, लेकिन आप लोग इसके MCQs को कर लेना, अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो इतना कर लेना फिलहाल। ठीक है, चलिए।
इन्वायरमेंट का प्रीलिम्स देख लेते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। मिसबा जी, जी क्या कह दिया आपने? मलक्का अंडमान निकोबार ओशियन है, सुंडा जावा एंड सुमात्रा, लोम्बिक जो है आपका बाली एंड लोम्बक। ठीक है भाई, जिस देखो मिसबा जी ने लगा लिख के दे दिया है, आप लोग भी चाहो तो उसको लिख सकते हो, आपकी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, सुंडा वाला बीपीएससी ने पूछ रखा है पहले, और मलक्का तो यूपीएससी ने भी पूछ रखा है। लोम्बोक बचा हुआ तो एक थोड़ा सा वो हो सकता है ध्यान अभी लोगों का ना जाए, आप कर लेना। ठीक है, चलो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यूएन ने किया है, तो इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 का है, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसका जो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर जो है, ये इसका थीम था। ठीक है, ग्लेशियर के लिए विश्व दिवस, ये कब मनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए। हालांकि डेट नहीं पूछ रहा था, बट अब पूछना लगा है यूपीएससी। पीसीएस के लिए भी देख लेना, ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पीसीएस में भी कुछ नए नए क्वेश्चंस जो है अब ऐड हो रहे हैं। को फैसिलिटेटेड बाय यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को और दोनों मिलकर इसको चला। ठीक है, अब जरा सा देखें भाई ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो वही क्लाइमेट को लेकर है। तो ग्लेशियर के बारे में है, तो ग्लेशियर का व्हाट इज द रोल इन द क्लाइमेट सिस्टम पे, इसका ग्लेशियर का क्या रोल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या है, या फिर देयर इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा अगर ग्लेशियर नहीं होंगे तो ग्लेशियर से एक सवाल इस बार, एक एक क्वेश्चन आना ही है, ये लिख लो। क्या कह रहे हैं राज महोदय? सारे टॉपिक इन्वायरमेंट का तो कर दिया था मैंने, आप लोगों को दे रखा है ईयरली का पूरा। आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसमें टॉपिक को हाईलाइट कर देना, अच्छा टॉपिक को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट तो किया हुआ रहता है बॉस। अच्छा बॉक्स में, ओके ओके ओके, ठीक है बॉक्स, चलिए ठीक है बॉक्स में कर देंगे बॉस। अगर आपको बॉक्स में चाहिए तो ठीक है, बॉक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम्म, ढूंढने में दिक्कत आती है, ओ हो, ये बोलिए कि फोकस कर, फोकस ज्यादा मांग रहा है वो। ठीक है, चलो। सो ग्लेशियर की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर क्या है भाई, ये अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ओवर 2000, कितना हो गया, 275,000 से अधिक ग्लेशियर है, बट बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं, ये 77 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर भी कर रहे हैं। 70% जो है ये फ्रेश वाटर का सोर्स भी है। तो ग्लेशियर में अभी जो ग्लेशियर में करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को करवाया है, जो पिघल गए बहुत एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है, वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हम्म, याला ग्लेशियर, ठीक है, हिमालय में याला ग्लेशियर ने 2040 के दशक तक गायब होने की भविष्यवाणी की, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की हरकतें हैं हम लोगों की, मेनी ह्यूमंस की, तो उसमें ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। 40, मुझे लगता है 30 तक ही गायब हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गांधी जी का वो लाइन मुझे याद आ रहा है भाई, आपके जरूरत के लिए, आपकी नीड के लिए तो ये अर्थ जो है, मदर अर्थ जो है, ये गिवन है, सब सब कुछ दे रखा है इसने, बट आपके लालच के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो, लोकेशन क्या है यहाँ पे, ये याला ग्लेशियर कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है,
36% की कमी आ गई है। ठीक है, इसमें यूनिक फैक्ट क्या है कि ये ग्लोबल ग्लेशियर जो है कैजुअलिटी लिस्ट, यार कैजुअलिटी क्या है, कैजुअलिटी है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना होगा मुझे। चलिए ठीक है, कैजुअलिटी जो है बेसिकली राइस यूनिवर्सिटी आइसलैंड जो सबने किया था बेसिकली, एक एरिया है, रिट्रीट किया गया था। ठीक है, आइसलैंड है, आइसलैंड जियोलॉजिकल सोसाइटी है, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस एंड यूनेस्को ऑल्सो। ठीक है, ये सब ने इसमें शामिल किया। एकमात्र ग्लेशियर है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है, कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल होने वाला ये ओनली हिमालयन ग्लेशियर है, इंक्लूडेड इन ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट, यानी GGCC CL लिस्ट में शामिल हुआ, ओनली वन, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यूनेस्को वगैरह और बहुत सारे इसने, ये जो कैजुअलिटी लिस्ट में कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी वगैरह जो है, एक आपका आइसलैंड का हो गया, आइसलैंड का ही ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी है, दो हो गए आइसलैंड के, वर्ल्ड है, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस तीन, एंड एक यूनेस्को, चार, चार लोग हो गए, यानी चार ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसमें। इन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ठीक है, कैजुअलिटी लिस्ट को। क्रायोस्फेयर, अब एक क्रायोस्फेयर आ जाता है भाई। डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्फेयर क्या है? तो फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी बर्फ से ढका हुआ, जमा हुआ पूरा पृथ्वी का वह हिस्सा, बर्फ में का पानी है जहां पे जमी हुई भूमि शामिल होगी, यानी आपको लैंड नहीं दिखेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी, उसको कहेंगे हम क्रायोस्फेयर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं जरा सा डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या हुआ? वह प्रोसेस जिसमें ग्लेशियर का आकार और जो वॉल्यूम पिघलने से, वाष्पीकरण आदि से के कारण घट जाता है, यानी ग्लेशियर घटने का, डिक्रीज होने का रीजन क्या है, श्रिंक होने का रीजन क्या है? पहला, इंक्लूडिंग इसमें स्नो, आइस एंड फ्रोजन ग्राउंड, नहीं सॉरी, प्रोसेस क्या है? वही साइज एंड मास ड्यू टू मेल्टिंग, इवापोरेशन एक्सेट्रा, इसके कारण ग्लेशियर घट रहा है। अब जरा सा वापस आ जाओ इसमें, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस के लिए, पहले से ही जो गुम हो गया, ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर है वेनेजुएला में, 24 में गायब हो गया। और सोरेन सोरेन ने जो ग्लेशियर है फ्रांस में, ये दो गायब हो गए हैं 23 में। दोनों के नाम पूछ सकता है यूपीएससी, मेंस में आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो, सो भविष्य की भविष्यवाणी क्या होगी भाई? यानी एक डागू ग्लेशियर है चाइना में, 30 तक गायब होने की संभावना है। ये लो, एक और नाम आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो ग्लेशियर का पर्पस क्या होता है बेसिकली? ये जो इकोसिस्टम है, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड, इसके लिए क्या है? ग्लेशियर होल्ड 70%, ये तो पता है आपको। और ह्यूमन ये इकोसिस्टम और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी, जो बेसिकली जो एग्जाम्पल ले लो आप, 240 मिलियन पीपल के लिए हिंदू कुश एंड हिमालयन रिलाई ऑन इट, 240 मिलियन जो लोग हैं उस इसी पर निर्भर है, इस ग्लेशियर पर, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और है, रिस्क ऑफ गोल्फ। गोल्फ क्या है भाई? GLOF, ताजे ग्लेशियर पिघलने से अस्थिर झीलें बनती है। अस्थिर का मतलब क्या? रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग क्रिएट अनस्टेबल लेक दैट कैन ब्रीच, कॉजिंग कैटास्ट्रोफिक फ्लड। अचानक वो विनाशकारी, कभी झील टूट गई तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ गया तो फ्लडेड एरिया क्या होगा? जान माल का नुकसान होना है। ठीक है, ये भी, इस पे भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है, क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, डिटेल में मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले भी। ठीक है, सो जलवायु
फीडबैक लूप क्या है? क्लाइमेट फीडबैक लूप, मेल्टिंग ग्लेशियर रिड्यूस अर्थ रिफ्लेक्टिविटी, एल्बिडो को। अगर ज्यादा, ये भी पूछ लिया यूपीएससी ने, एल्बिडो पूछा है ना, पिघलने वाले ग्लेशियर से पृथ्वी का जो परावर्तक यानी रिफ्लेक्टिंग, ये देखो ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ये पूरा बर्फ है, तो सूर्य से जो निकलने वाली जो यूवी रेज है आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एल्बिडो क्या होगा, बनेगा। तो रिफ्लेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, अल्बिडो को कम कर देगा। अल्बिडो कम होगा क्यों? क्योंकि पिघल गया तो भैया रिफ्लेक्टर यानी आपका शीशा ही गायब हो गया, आपका जो मिरर है, आप सो काइंड ऑफ मिरर, ये जो बर्फ है यहाँ से यहाँ तक था, अब ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी ये ऑटोमेटिक है कि रिफ्लेक्टर भी जो पूरा होना चाहिए था अब ये कम हो रहा है, एल्बिडो कम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और अधिक गर्मी को ये भूमि, अब लैंड क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी यहाँ पे अब बर्फ हट चुका है तो अब ये डायरेक्ट सन का रेज आ रहा है तो ये गर्म हो रही है, हीट हो रहा है ना, इंक्रीज होगा, और वैश्विक गर्मी को ये तेजी से बढ़ाएगा। राजमशाय जी, वेरी गुड। रेड कार्बन, वेरी गुड मिसबा जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडिया सबमिट जो है, एक मिनट, इंडिया सबमिट फॉर इट्स फोर्थ जो आपका बिनेलियल अपडेट रिपोर्ट है, बी यू आर 4 टू यूएनएफसीसीसी। भारत ने चौथा यूएनएफसीसी का जो चौथा द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है, अपडेट है, इसको करके ये प्रोड्यूस किया, ठीक है। रिपोर्ट क्या कहती है भाई, इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए, ओनली आईएएस के लिए है, और पीसीएस रिपोर्ट वगैरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भारत ने तीसरी बार राष्ट्रीय संचार, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की सूची के साथ इसको अपडेट किया है, ग्रीन हाउस गैस यानी तीसरी बार किया है, ठीक है, इंडिया ने। इसकी इसका जो मिनिस्ट्रियल है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जी इमिशन की बात करें, ये कितना इमिशन कर रहा है भाई, तो 2019 की तुलना में 20 में कमी देखी गई है। ये अब ये 7.93, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, 19 के कंपैरिजन 20 में ये डिक्रीज हुआ है, जीएसजी का जो इमिशन है ये डिक्रीज हुआ, बस इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट फैक्ट, ठीक है, फैक्ट के पीछे मत भागना। अगर हम सेक्टर वाइज इमिशन की बात करें, एनर्जी में सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है, फिर प्रोडक्ट यूज में, और फिर वेस्ट में। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये डेटा। अब ये देखना, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, लास्ट में कौन है वो देख लो। ऊपर में क्या है, एनर्जी को लेकर सबसे ज्यादा जो बेसिकली जो जीएसजी गैसेस जो हो, भाई इमिशन जो हो रहा है जीएसजी गैसेस, ये सबसे ज्यादा कहाँ इमिशन कर रहा है, एनर्जी में, सेकंड में एग्रीकल्चर में, थर्ड में इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उसमें, ठीक है, और फोर्थ में क्या है आपका, वेस्ट में। ये क्रम याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर नीचे मत कर देना, यूपीएससी ने पूछा तो बैंड बच जाएगी, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चलो, बाकी आप लोग लिख लेना उसको, ठीक है। जीडीपी में अगर हम बात करें तो इसका जो इमिशन का जो इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, तो ये रिड्यूस करता है, जीडीपी को भी थोड़ा कम कर देता है यार। 2000 से 5 से 20 के बीच में 36% की कमी हुई जीडीपी में, इसकी वजह से, एक डेटा है, ठीक है। नॉन फॉसिल की बात करें, नॉन फॉसिल सोर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कोयला वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा
यही बना रहा है। इंडिया की बात करें तो 46%, तो फिर 46% भी भूल जाओ। 46% भी मतलब 50% के अराउंड जो है, आप एक मोटा सा एक आंकड़ा दिमाग में फिट करो, 50%, इट्स नियर अबाउट लमसम, ठीक है। कार्बन सिंक की बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास, राउंड राउंड फिगर देख लो यार, 3% नहीं, बट 2.5% के आसपास CO2 का ये ऑब्जर्व किया, जो फॉरेस्ट और ट्री कवर के माध्यम से है ये कार्बन सिंक का जो कंट्रीब्यूशन जो है, कार्बन सिंक जनरेशन, सॉरी, ठीक है। कार्बन सिंक जनरेशन में, अच्छा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो भारत के कुल, अच्छा यहाँ थोड़ा सा डेटा में, थोड़ा सा पुराने वाले डेटा में फॉरेस्ट जो आप लोगों को रिपोर्ट मैंने पिछले साल भेजी थी, अगर आप लोगों के पास होगा, उसमें मैंने एक लिस्ट लगाया था पुराना, आप लोग जाके देख लेना, वो अभी भी लगा होगा मेरा पोस्ट, एक पेज में छोटा सा एक क्या कहते हैं यार उसको, थंबनेल टाइप का है, उसमें मैंने ये बेसिक्स जो डेटा है वो दे रखा है, कहीं ढूंढ के एक बार फिर से रिपोस्ट कर दूंगा, या आप लोग में से कोई कर देना, ठीक है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में की अगर हम बात करें, वन कितना है, फॉरेस्ट कितना है, एंड ट्री कवर एरिया कितना है, तो 25% है स्विंग। तो ये अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कुल मिला के थोड़ी सी क्या होगी, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। पुराने डेटा में जाओगे तो 22% ही था हमारा फॉरेस्ट, और 1.5 के आसपास था, 1.79 समथिंग कुछ था, तो जिसका टोटल 24 बन रहा था, बट ये थोड़ा सा अब इंक्रीज कर गया है, तो थोड़ा ही इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, पॉइंट्स में है बट है, ये याद रखना, ये काम की चीज है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। नोटिफाइड किया है वही आपकी मिनिस्ट्री ने, पर्यावरण 2024 के लिए पर्यावरण सहायता कोष योजना की एक अधिसूचना जारी की है, यानी रिफिल्ड फंड अमेंडमेंट स्कीम जो है, एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, सॉरी रिलीफ, रिफिल कर दिया मैंने, रिलीफ फंड स्कीम है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा ओनली आईएएस के लिए, ओनली आईएएस मतलब सिर्फ आईएएस के लिए। चलो, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आम लोग जब मैं कहता हूं तो फिर आम आदमी पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना। चलिए, ये जो फंड है, इस पे जरा सा बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी के लिए। क्या क्या भाई, इसमें संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, ये जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड जो है, इसमें संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। 2008 का स्कीम था, सेक्शन भूल जाओ, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो था उस 91 का, उसमें ये अमेंडमेंट हो रहा है। 91 का कोई एक इंश्योरेंस वाला था, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट था, उसमें ये अमेंडमेंट हुआ है। किसमें हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अमेंडमेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। धारा वारा छोड़ दो यार, ये सेक्शन 7A ऑफ PLIA, ये भूल जाओ बस। धारा वारा याद मत रखो, पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो आपको यहां से काम आ जाएगा, ठीक है। उस धारा में था क्या वो इंपॉर्टेंट है, धारा क्या कहती है, सेक्शन क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, फॉर द टाइम भी। खतरनाक पदार्थों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं के पीड़ित को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने के लिए ये फंड जो है बनाया गया था, यानी कि स्टैब्लिश ERF टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हैजार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर कोई जैसे आपका भोपाल वाला हो गया या कुछ और ऐसा हो गया तो, है ना। चलो, अभी इस कोष को, उस फंड को
रेगुलेट कौन करेगा और मैनेज कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। फंड मैनेजर कौन होगा? तो ये सीपीसीबी होगा, फंड मैनेजर, 5 सालों के लिए। जो इंश्योरेंस, हमारी जो कंपनी है इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसकी जगह पे अब सीपीसीबी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट क्रॉस वो कर सकता है यूपीएससी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान एकदम रखना, स्वैप कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब इसकी जगह, पहले तो अभी तक तो ये कर रहा था इंश्योरेंस, अब ये देगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? सीपीसीबी। ठीक है, राशि वितरण करने की और, ठीक है, जिला कलेक्टर के लिए होगा या फिर केंद्र सरकार का आदेशन जो, ठीक है, दिया जाएगा तो उसके लिए है, ऑनलाइन पोर्टल होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। यानी देख लो, यहाँ पे भी आपके पास आईज बन गए तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा ना। हाँ, नहीं ऐसे ही बनता है ना पैसा। बिहार में बाढ़ जब आती है तो लोग, कलेक्टर लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह, अब माल कमाने का मौका मिला। चलो, तो बिहार में बाढ़ जो है वो उद्योग है, इंडस्ट्री है, बहुत सारा पैसा आता है, फंड आता है। चलो, ये सच्चाई है, हाँ, ट्रुथ कह रहा हूं। ठीक है, और एक व्यंग भी है। चलो, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, ये पैसा वगैरह जो है, ईएफआर को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से और बचत खातों में जो निवेश किया जाएगा, जो पैसा इस फंड में आएगा, उसको यहाँ पे सेविंग, जो भी आपका जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि उससे ब्याज वगैरह मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, है ना। और उसमें हमारा जो फंड है उसमें पैसे की कोई कमी ना हो। तो ईएफआर को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों में निवेश किया जाएगा। ये ईपीआर का जो फंड है, उस पैसे को कहाँ डाला जाएगा, ये भी ध्यान से सुन लो। कहाँ इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा? यानी 100 करोड़ डाल दिया अगर मैंने, तो वो तो पड़ा रहेगा ऐसे, उसमें तो कोई ब्याज व्याज मिलना नहीं है, इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। तो उस पैसे को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि उससे पैसा जनरेट होता रहे, है ना, मनी जनरेट होता रहे। अब उसके लिए इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन की भी बात की गई है। ईआरएफ फंड जो है विल बी असाइड विल बी सेट असाइड टू रिस्टोर डैमेज कॉज बाय जो हैजार्ड सब्सटेंस है इन वेरियस प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जिससे भी होगा, कोई भी खतरनाक पदार्थ से नुकसान होता है तो मरम्मत के लिए का भी अलग से किया जाएगा। यानी कि इसमें भी प्रावधान है, प्रोविजंस है इसमें। तो निर्माण, भंडारण और परिवहन में जो भी, जिसमें भी अगर डिस्टरबेंस, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है इन्वायरमेंट को लेकर, तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी इसी फंड का यूज होना है। ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उस फंड को। ठीक है, चलो, स्वतंत्र या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट क्या करेगी, आपका ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ये हो सकता है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी नियुक्त किया जाएगा, जो कैग का पैनल से होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो पार्शलिटी नहीं होने वाली। चलो, अब ये जो नया जो अमेंडमेंट आया है, वो उसमें रूल्स में जो चेंजेस किया गया है, रूल में, है ना, वो रूल क्या कहता है, किसको मिलेगा एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर क्लेम्स, किसको मिलेगा पैसा भाई? तो प्रभावित जो सार्वजनिक संपत्ति से सीधा और महत्वपूर्ण संबंध रखने वाले लोगों को अब पुनर्स्थापना निधियों का दावा कर सकते हैं। यानी कि पीपल जो है विद डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल जो कनेक्शन भी रखते हैं टू अफेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो क्लेम रेस्टोरेशन फंड, कि भैया हम, ये नदी यहाँ से आ गई थी, या फिर आपके इस प्लान से इन्वायरमेंट को ये नुकसान पहुंचा, और उस नुकसान से चूंकि हम उसी एरिया में रह रहे हैं तो हम भी इफेक्टेड है, अब हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ईआरएफ का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यूज कहाँ होना है?
तो रेस्टोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। बीमा कवरेज के लिए या इंश्योरेंस कवरेज के लिए क्या होगा, एक एकल यानी सिंगल, अगर कोई इसका लिमिट भी दिया गया सिंगल एक्सीडेंट के लिए 250 करोड़, और मल्टीपल बहुत सारा अगर हो गया है तो 500 करोड़ का एक लिमिट जो है उसको इंक्रीज किया गया है, बढ़ाई गई है। इंक्रीज लिमिट 250 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है, फॉर सिंगल एक्सीडेंट के लिए, और 500 करोड़ फॉर मल्टीपल एक्सीडेंट के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। ऐसे भी यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है ऑलरेडी फंड के बारे में, इस ईआरएफ के बारे में, अगर आप में से किसी को याद हो तो। चलो छत्तीसगढ़ चलते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन जीडीपी, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने ग्रीन जीडीपी को अपनाया। टीसीएस में 100% आएगा, लिख लो, नोट कर लो, किसी कॉपी में लिख के रख लो, डेट दे दो, आज का टाइम दे दो, बात खत्म। ठीक है, 100% पीसी। अब थोड़ा सा ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हमारे यूपीएससी में ये डायरेक्ट नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली फॉर्म में अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लिंक्ड इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस विद ग्रीन जीडीपी, ऐसा करने वाला, अपने जीडीपी से लिंक करने वाला ये फर्स्ट स्टेट हो गया इंडिया का। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फॉरेस्ट कवर जो है 44% है, जो क्लाइमेट चेंज के बदलाव में के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ठीक है। इकोनॉमिक रोल ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा, सबको पता है यार, क्या हो सकता है। तो जो भी, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है लाइक तेंदू लीव्स है, लाख है, लाख यानी जो मुहर लगाते हैं लाल वाला, वो है, हनी है, मेडिसिनियल जो प्लांट है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, हो गई बात खत्म, इसको करने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है। ग्रीन जीडीपी का डेफिनेशन क्या होगा, ये इन्वायरमेंटली एडजस्ट जीडीपी दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी पर्यावरण की क्षति अगर हो रही है, कोई सड़क बनाई जा रही है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, उसको शामिल करने वाला पर्यावरण समायोजित जीडीपी। कहने का मतलब ये है कि कोई सड़क बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे समझो, इस सड़क को बनाने में 100 जो ट्री है उसको कट कर दिया मैंने, और सड़क की का कॉस्ट बना इसको बनाने में 10 लाख का। ठीक है। 100 ट्रीज का तो कोई कॉस्ट हुआ नहीं, अब इसका भी कॉस्ट जोड़ा जाएगा कि भाई आपने, अगर हर एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि एक ट्री का मान लीजिए 50 लाख, तो वो ऐसे करके इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसको बनाने में इतना पैसा लग गया, क्योंकि वो ट्री होता है यार, 50 साल अभी और जिंदा रहता है तो, या 100 साल अभी और 1000 साल और जिंदा रहेगा, बहुत सारा ऑक्सीजन देगा, बहुत सारी चीजें देगा वो, है ना। तो वो तो कॉस्ट हमें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, एडजस्ट करना होगा। ठीक है, चलो। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वेग भी कह सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है कि क्या फिर पेड़ काटना बंद कर दिया जाए, अगर पर्यावरण को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना है तो क्या ट्री कट करना बंद ही कर दें हम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, है ना। चलो, तो ग्रीन जीडीपी का जो ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है, लेट 80s में हुआ है ये, बेसिकली टू अकाउंट फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। 80s के दशक में आया था ये कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमको इन्वायरमेंटल, जैसे कि कोई प्लांट हमने लगाया, 100 लोगों को जॉब दे रहा है बट 100 लोगों को बीमार भी कर रहा है, तो वो भी हमें डालना पड़ेगा ना कि भाई हम 10 लाख 100 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसमें 50 लाख बीमारी में जा रहा है, तो ये कॉस्ट भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला ये क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे समझ में आ जाएगा, बहुत जरूरी नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा फॉर्मूला, बट ऐसे समझ लो, ग्रीन जीडीपी में बेसिकली क्या है, इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्लस कॉस्ट ऑफ
इकोसिस्टम डिग्रेशन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का क्षय की लागत, उसकी कॉस्ट, और जो डिग्रेशन हुआ उसकी लागत, दोनों को जोड़ दिया जाएगा इसमें। तो शुद्ध यानी प्योर आपका वो निकल के आएगा, ग्रीन नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है में से हमें क्या माइनस करना होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब ग्रीन जीडीपी की जरूरत क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, ट्रेडिशनल, कई बार हम एनवायरमेंटल चीजों को देखना बंद कर देते हैं। आरए एक नाम है महाराष्ट्र में, ठीक है, बहुत सारे जंगलों को काटने की बात हो गई थी, फिर बाद में एनजीटी आ गया बीच में। एनजीटी नाम पता है ना, दीपावली में, होली में पानी बर्बाद मत करो, पटाखे मत फोड़ो, हाँ वो वाला एनजीटी, 2010 वाला, ठीक है। तो वनों की, जैसे जैसे वनों की कटाई होगी जीडीपी को बढ़ाती है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी को ये नुकसान भी पहुंचाएगी, ऑब्वियस है। हम सिलेंडर लेके तो चल नहीं सकते ना बॉस। अगर सोचो ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम क्या सिलेंडर लेके चलेंगे, नहीं ना। चलो, उसके लिए एक SEE ये आया, एक फ्रेमवर्क लाया गया था, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। फुल फॉर्म ये है, हिंदी में देखो लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, पर्यावरण आर्थिक लेखांकन की प्रणाली है, यूएन का है ये। ये स्टैंडर्ड हम कैसे फॉलो करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड बनाता है बेसिकली। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सिस्टम, ये जो सिस्टम है ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये यूएन फ्रेमवर्क है, दैट स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। एक पेड़ की क्या कॉस्ट होगी ये वो डिसाइड कर रहा है। अब बताओ कि कितना आपने नुकसान किया। ठीक है, चलो, वेव्स ये क्या है, वेल्थ अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, फुल फॉर्म है धन लेखांकन और पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन। चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, वेल्थ अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इज अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव है। ये किसका है, ये वेव्स किसका है, विश्व बैंक का। प्रीक्लियर इंपॉर्टेंट है, बस यूपीएससी ये पूछ लेगा आपसे, वेव्स किसका इनिशिएटिव है, यूएन का, यूएनएफसीसी का। आप वही सब लगा के आ जाओगे, तुक्का मारने में आप लोग बहुत तेज हो, है ना। इट्स अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव दैट इंटीग्रेट्स नेचुरल कैपिटल इनटू इकोनॉमिक अकाउंट। आर्थिक खातों में प्राकृतिक पूंजी को ये इंटीग्रेट करता है, ठीक है। वेव्स किसका इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक का। क्लियर है, चलो। हम्म नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, NZBA, ठीक है भाई। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, शायद बाहर तूफान आ रहा है, एक मिनट दीजिए मुझे, मेरे कपड़े उड़ गए तो मुश्किल है मुझे। भाई बारिश शुरू हो गई है, आप लोग भी अपने अपने कपड़े बाहर से उठा लीजिए, ठीक है। चलिए, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एक
गठबंधन हुआ है, एक अलायंस हुआ है, ठीक है। ये मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक जो है इंक्लूडिंग गोल्डमैन शेशे जो है हैव अनाउंस देयर एग्जिस्ट फ्रॉम, ये गोल्डमैन जो स्ट्रीट बैंक है, वॉल स्ट्रीट बैंक और गोल्डमैन शेशे जिसमें शामिल था, बाहर निकलने की घोषणा कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये सिर्फ भाई चर्चा में क्यों था, क्यों आया था लाइमलाइट में, इसके लिए था। तो ये जानने की जरूरत थी, जानने की जरूरत यहाँ से कि ये है क्या, ये जो अलायंस है ये है क्या, किसके बारे में है, ठीक है। तो इट्स अ नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है, इज अ बैंक लेड एंड यूएन कन्वेंट ग्रुप ऑफ टॉप ग्लोबल बैंक। नेट जीरो ये जो गठबंधन जो है, अलायंस जो है, शीर्ष वैश्विक बैंकों का एक बैंक नेतृत्व और यूएन संवादित समूह है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका लक्ष्य, इसका टारगेट क्या है भाई, इसका टारगेट है, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि फिर अब हो सकता है कि इंटरनेट का कनेक्शन भी कट जाए, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। चलिए देखते हैं। जो इसका लक्ष्य है 50 तक ग्रीन नेट, जो जीरो ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है उसको हासिल करना है। नहीं, 50 तक हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस अलायंस का टारगेट है कि 2050 तक हम क्या करेंगे, इस इमिशन को हम जीरो कर ले। तो जीरो, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अचीव करने के लिए बेसिकली उधारी निवेश और पूंजी बाजार जो भी उसको अलाइन करना है, उसके लिए है ये, ठीक है। तो अब बड़े बड़े बैंक वर्ल्ड के तो आ गए इसमें, यूएन में, इस अलायंस में। तो क्या ये क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई इंडियन बैंक भी है क्या इसमें, कोई मेंबर वगैरह है क्या? जवाब है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, होना चाहिए था बट नहीं है, ठीक है। सो क्लाइमेट एक्सीलरेटर रोल क्या होगा इसका? तो ये यूनप के तहत इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, जेबा सर्व एज द क्लाइमेट एक्सीलरेटर फॉर द यूनिप फाइनेंस इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, PRB, उसके रूप में ये काम करता है। यानी कि लेमैन टर्म्स में बात करें तो यूनेप का क्या है, ये फाइनेंस जो इनिशिएटिव है, ये जेबा इसी के अंडर में काम करता है। यूनेप भी आ गया, यूएन का ही है। यूएन का इन्वायरमेंटल वाला क्या होगा, यूनेप ही होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ। चलो, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या है भैया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इंडिया ने, जलवायु फोरम वाला है 2025 में इंडिया ने किया है। इंडिया ने लॉन्च किया तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्लीन नेट का मतलब क्या है, क्लीन देखो, कॉमन सेंस लगाओ, क्लीन टेक जो है ये क्या है, इट्स अ वैल्यू चेन फॉर सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर के लिए है, यानी क्लीन एनर्जी के लिए है। क्लीन टेक का मतलब ही हो गया टेक्नोलॉजी क्लीन होनी चाहिए हमारी, ठीक है। सौर है, पवन है, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के लिए एक वैल्यू चेन को इंपावर करने का लक्ष्य रखता है ये, ठीक है। क्लीन टेक ऐसे याद रखना, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी कौन 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 दे रहा है भाई, द प्लेटफॉर्म विल हेल्प इंडियन फर्म्स टू कोलैबोरेट, को इनोवेट एंड सिक्योर फाइनेंसिंग फॉर आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज। यह प्लेटफॉर्म भारतीय कंपनियों को विचार, टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है और संसाधनों के सहयोग के लिए सनवाचार मतलब मिलके इनोवेटिव तरीके से और फंड प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी कि कुल मिला के ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कल को सुबह को लगा कि भाई ना कुछ इनोवेटिव हमें इस ऐसा करना है कि भाई कोल से एनर्जी जनरेट हो, पानी से सपोज, बिना कुछ किए, या इन्वायरमेंट को डेंट ना पहुंचे, कोई क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आ गया तो उसको फंड कहाँ से मिलेगा, ये दे देगा इंडिया का।
भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म देगा, उसको फंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोई भी आइडिया हो तो उसको भी, उस पर भी काम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी है तो भी काम हो जाएगा, कोई बनाना है कुछ, ठीक है, सारी चीजें। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा इस पे? तो इट्स एम टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन टेक सेक्टर बाय इनहांसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस वाली बात है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाएगा, यही सब चीजें हैं। क्लियर है? एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, अरे यार बादल क्यों गरजने लग गए, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत, अच्छा ये हो गया था। IPBES रिलीज ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। IPBES, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, इंफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। ठीक है, क्या है ये? बायो बेसिकली ये जो हमारा ये है, असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग द 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंच रहा है, लॉस हो रहा है, उस पर रिपोर्ट है ये। कब तक? टू 2050 तक। तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे, उसका लॉस ना हो, उसके लिए, और हम अपने, हमारा जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसको भी हैम्पर ना हो, और इन्वायरमेंट या क्लाइमेट जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, लॉस ना हो, उसको, उसका भी लॉस ना हो, दोनों के लिए एक, बेसिकली क्या कर रहा है ये, एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है, मूल्यांकन रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज का डेफिनेशन क्या हुआ? अब एक वर्ड यहाँ पे आ गया, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज का मतलब क्या है? विचारों में, स्ट्रक्चर में, शासन वगैरह करने में, या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हो। ठीक है, थिंकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्निंग में, और बिहेविंग में, प्रैक्टिसेस में आपको चेंज लाना पड़ेगा, यही है ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? इक्विटी एंड जस्टिस होगा, समानता और न्याय। ठीक है, प्लुरलिज्म एंड इंक्लूजन होना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है। रेस्पेक्टफुल एंड रेसिप्रोकल ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड अडेप्टिव लर्निंग एंड एक्शन। समानता और न्याय, बहुलवाद और समावेश, यानी बहुत सारे लोग रह रहे, बहुलवाद, प्लुरलिज्म का मतलब मल्टीपल। तो ये बहुलवाद का मतलब यहाँ पे क्या है? सभी जीव की बात हो रही है यहाँ पे, सब इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकृति ने उसको बनाया है तो इंपॉर्टेंट है, आपके काम का नहीं है तो बात अलग है सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मानव और प्राकृतिक संबंधों का सम्मान भी करना होगा, और उसमें परस्पर जो पारस्परिकता है, रेसिप्रोकल जो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। ठीक है, और अनुकूलनकारी सीखना और क्रिया, अडेप्टिव लर्निंग एंड एक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वैश्विक 5 कीज है, स्ट्रैटेजी है इसका फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये तो आप मेंस वेंस में लिख सकते हो, रणनीति क्या है उसके बारे में, कि भाई जैसे नेपाल में आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्री के लिए भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है?
नेपाल में सामुदायिक वन कार्यक्रम चल रहा है, भारत में भी सामुदायिक वन प्रबंधन चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए? तो भाई मूल्यवान जो कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट वैल्यूएबल प्लेसेस के लिए। ठीक है। ड्राइव सिस्टमैटिक चेंजेस इन अ की सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए बदलाव लाया जाए, शहरी विकास वगैरह के लिए। घर को ऐसा बनाया जाए कि एसी कम कम की जरूरत पड़े, कम एसी की जरूरत पड़े, है ना। आर्थिक प्रणालियों को जैव विविधता और समानता का समर्थन करने के लिए परिवर्तित कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल, जैव विविधता का प्रबंधन करने के लिए 900 बिलियन से अधिक की आवश्यकता है, और अभी तक हम इस फील्ड पे कितना खर्च कर रहे हैं? 135 बिलियन। यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और खर्च जो है, एक्सपेंडिचर बहुत कम हो रहा है। ये सब डेटा आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो प्री के लिए है? एक गाला गॉस मरीन रिजर्व मॉडल, एक गवर्नेंस के लिए है बेसिकली। ये आप इसको ये कर सकते हैं, एक मॉडल अपनाया जा सकता है। थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं। और एक प्राकृतिक, यानी कि शिफ्टेड माइंडसेट वगैरह जो है, माइंडसेट है, शिफ्टेड माइंडसेट बाय प्रमोटिंग नेचर बेस्ड एक्सपीरियंस हो, पॉलिसी सपोर्ट हो, इंडिजीनियस नॉलेज इंटीग्रेशन। वही यानी आसपास के लोगों से भी पूछ लो, या कि तुम भी कब इतने सालों से रहते आ रहे हो, तो आपके पास भी कुछ पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो प्रिजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको अपने बेसिकली क्या, किस में चेंज लाने की जरूरत होगी? अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली मेंस का पॉइंट था, बट ये दो पॉइंट आप प्री के लिए ले सकते हो, ये वाला एक पॉइंट ये प्री के लिए, और एक पॉइंट आप ये ले सकते हो प्री के लिए। बाकी पॉइंट तो ये मेंस के ही है। ठीक है, अलग से मैंने मेंशन कर दिया है। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूपीएससी में। काफी, एक मिनट दीजिएगा जरा सा। आप लोगों के भी एरिया में बारिश हो रही है क्या? काफी भारी बारिश हो रही है, मोटे बूंदे वाली, है ना? अच्छा, आप राज के यहाँ हो रही है? अच्छा, चलिए, अच्छा हुआ ईश्वर ने कम से कम राज के एरिया में बारिश कर दी, नहीं तो राज को लगता कि भाई मैंने, हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही है। प्री मानसून शावर, हाँ। ये किसके लिए, ये जो शावर हो रहा है, बूंदाबांदी तो नहीं कहेंगे, बारिश ही हो रही है, किसके लिए नुकसानदायक है? हार्मफुल किसके लिए है? मैंगो शावर? अरे, आम की फसल हेल्पफुल है? वेरी गुड। अच्छा, ये हार्मफुल है मैडम जी, चेक कीजिए, हार्मफुल है, हेल्पफुल नहीं। ठीक है, जो भी उसका, हाँ, अरे सुन तो लो, हार्मफुल है किसके लिए, क्यों है? क्योंकि उसके जितने भी जो, क्या बोलते हैं उसको यार, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश तो नहीं, बौरे बोलते हैं शायद, आई थिंक। ठीक है, फूल जिसका होता है वो झड़ जाएगा, है ना, तो फ्लावर, हाँ बिल्कुल। तो वो गिर गया तो फिर आम का प्रोडक्ट जो क्या होगा, मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा ना। फूल ही गिर गया तो फल कहाँ से बनेगा? ठीक है। आयुषीयन, चलो, आयुषीयन ये कॉमन सेंस है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एप्लीकेबल या वाला नॉलेज भी रखना जरूरी है, थोड़ा सा, है ना। खाली बुकिश नॉलेज से बात नहीं बनेगी।
काल बैसाखी। हाँ, अरे रे रे रे, पंजाब में बैसाखी। चलिए, वेस्ट बंगाल, काल बैसाखी। पंजाब है बैसाखी, तो बैसाखी क्यों बोल रहे हैं? चलो हाँ ठीक है, समझ गया। वेस्ट बंगाल का ही है। चलिए, पंजाब का नहीं है। पंजाब बैसाखी से मैंने कल पंजाब कह दिया। चलिए, आईयूसीएन द्वारा पहली बार, यूपीएससी ने पूछा भी था एक, पछुआ हवा है ना, उस पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है। फर्स्ट एवर ग्लोबल फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन का रिपोर्ट है भाई, इन्होंने ये पहली बार वैश्विक ताजे पानी का जो फ्रेश वाटर का जो फौना जो है, जीव जंतु जो है, उसका आकलन किया, फर्स्ट टाइम, पहली बार किया है। अब जितनी आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी आराम से तो आप लोग घर में भी नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है ना। चलो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन का फुल फॉर्म, ठीक है। पर्पस क्या होता है भाई? इसका पर्पस है कि रेड लिस्ट जारी करता है, जो नियरेस्ट थ्रेटेंड है स्पीशीज होंगी उसके लिए पहली बार। लेकिन ध्यान से सुनना, वैश्विक ताजे पानी के जीव जंतुओं का आकलन किया इसने पहली बार, फर्स्ट, फर्स्ट एवर मल्टी टॉक्सिन ग्लोबल फ्रेश वाटर, ठीक है। 24% तो ये अब खतरे पर है। 24% लगभग नहीं, 24% मतलब 1/4 हो गया। अब यूपीएससी ऐसे नहीं देगा, 1/4 क्या देगा? ये इसकी रिपोर्ट बता रही है आईयूसीएन की। हॉटस्पॉट जो है, अब ये देखो, हॉटस्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया झील, केनिया, तंजानिया, ठीक है, एंड युगांडा। अरे रे 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 रे, युगांडा। मयंक जी इसको ठीक कीजिए, ठीक है। युगांडा, टिटिकाटा झील, ये बोलीविया और पेरू में है। श्रीलंका का वेट जोन, भारत इंडिया का जो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब इसके बारे में यूपीएससी पूछेगा डिटेल में, है ना, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो जीव फौना है वो सब जो ताजे पानी में फ्रेश वाटर में आ रही है, सब उनके एग्जिस्टेंस पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। चलो, केकड़े, झींगा, फ्रेश, बहुत कुछ है, चलो हटाओ, उसको छोड़ दो। बहुत सारी विलुप्त हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, ठीक है, उसको छोड़ दो। अदर ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? एरिया विथ हाई वाटर स्ट्रेस एंड यूट्रोफिकेशन, ये नाम, ये वर्ड आपने सुना होगा, यूट्रोफिकेशन। गुलाबशाल जी, डिम्पल जी, ज्योति जी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो एक ये भी देख लो, उच्च जल तनाव और यूट्रोफिकेशन वाले क्षेत्रों में हमेशा उच्च तनाव यानी हाई स्ट्रेस के कारण सब जो बाकी अन्य जो एरियाज है ना, उसके कंपैरिजन देखें तो संकटग्रस्त प्रजातियां नहीं होती हैं, अधिक संकटग्रस्त नहीं होती हैं, ठीक है, बट इस एरिया में होगी। तो यूट्रोफिकेशन से क्या होगा? जल में अधिक पोषक तत्व का होना, जो शैवाल और पौधों के वृद्धि का कारण बनेगा। और ये पौधे क्या करेंगे? क्योंकि जल में है, पानी में, फ्रेश वाटर में है, तो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे तो फिर क्या होगा? पानी में, उस फ्रेश वाटर में जो रहने वाले जो फौना है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम पड़ गई, उनकी डेथ होगी, यही होगा ना, यही है यूट्रोफिकेशन। चलो, तो ताजे पानी की बात करें, फ्रेश वाटर, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है इन वाटर क्लॉजिंग ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स, कई बार पूछा है, ठीक है। चलो, तो ताजे पानी की फ्रेश वाटर लैंडस्केप के बारे में बात कर लें, तो पृथ्वी पर ज्ञात जितने भी प्रजातियों का 10% तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनका घर है भाई, ठीक है, उनका होम है ना। और हम ह्यूमंस की बात करें तो प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड्स, फ्लड कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, समाधान वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है, ताजे पानी से सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। थ्रेट क्या है? तो पोल्यूशन ज्यादा होगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से,
डिग्रेशन होगा ड्यू टू लैंड कंजर्वेशन। आप लैंड का नेचर ही चेंज कर रहे हो। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है अदर जो थ्रेट है, जैसे कि ड्यू टू लैंड कंजर्वेशन वाटर इसका एक्सट्रैक्शन हो या डैम कंस्ट्रक्शन हो, उससे भी नुकसान होगा। बहुत सारी जो जो अदर्स जो थ्रेट है, जैसे ओवर फिशिंग, जैसे जापान में देखने को मिल रहा है हमें, है ना। इन्वेजिव जो एलियन स्पीसीज है वो आ जाएगी कई बार। वो प्लांट्स के रूप में हो सकती है या फिर एनिमल या के रूप में हो सकती है। यानी अपने आसपास के एरिया में ये प्लांट में ज्यादा घातक माना जाता है, बाय द वे। अगर कोई, जैसे कि अगर आप ये बात करें, टाइगर जो इंडोनेशियन जो मांगुर है, उसको आप इंडिया में देखिए तो इंडियन मांगुर खत्म हो गए अब, निपटा दिया उन्होंने। तो ये फॉरेन एलियन स्पीसीज इसको कहते हैं। ठीक है। चलो ये सब थ्रेट है, ये तो कॉमन चीज है, चलो छोड़ो। क्लियर है। चलिए अब इसको हम यहां से कल करेंगे, आराम आराम से कर लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे इसको। पढ़ने का तरीका बता दिया है। मुझ पर भरोसा नहीं करना है। अब 10 ऑफ मई तक जाए या 15 मई तक जाए, ये डिपेंड करेगा। तरीका यही रहेगा पढ़ने का। आप लोग इसको, मैं मान के चल रहा हूँ कि पढ़ लिया, पढ़ के ही आए होंगे। अब वो तरीका छोड़ दिए कि भाई पहले क्लास में आके देख लेते हैं बाद में देख पढ़ देंगे, वो तरीका काम नहीं करता यूपीएससी में। ठीक है। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।